प्रकाश तिवारी आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैथ में आप नंबर सिस्टम देख रहे हो और मैं रोजाना एक जीके का भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को लिए दे रहा हूं, तो उसे भी आप लोग जरूर से जरूर देखें। तो ज्यादा बात न करते हुए आज हम देखेंगे कल जो हमने पढ़े थे कुछ फार्मूले, और उसी के आगे आज हम और देखेंगे। तो आप लोग ज्यादा देर न करते हुए हम देखेंगे। तो कहने का मतलब है आप लोगों की तैयारी तो अच्छी ही चलती होगी, ये हम मान लेते हैं। और नहीं भी मानेंगे तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग स्वयं, क्योंकि कहने का मतलब है कि जब तक आप अपने अपनी परिस्थितियां नहीं समझोगे तब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे। तो आप लोग अपनी परिस्थितियां देखें, और एक नौकरी मिल जाने से आप की परिस्थिति जो इतने समय है, और जब मिल जाएगी नौकरी आगे क्या होगी। और नहीं भी अगर आपको समझ में आ रहा, तो कोई अगर नौकरी करता हो, आपका दोस्त हो या कोई आपका रिश्तेदार हो, उसकी परिस्थिति देख लेना और अपनी देख लेना। तो आप किसी मोटिवेशनल की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप अच्छे से मेहनत उसी दिन से करने लगोगे। तो हाँ, तो ज्यादा बात न करते हुए हम आगे देखेंगे। तो आपने पढ़ा था कि एन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़ा था, सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, और उसके बाद गुणजों का योग पढ़ा था। इन सभी के आप लोग पढ़ चुके हो। आज हम देखेंगे कि कुछ फार्मूले हैं जो उनको भी आप लोगों को हमेशा याद ही रखना है। तो जैसा पहला फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। फिर यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। फिर उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर उसी प्रकार यहाँ पर पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो इसे याद रखना, ए स्क्वायर 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर कहीं पर भी आ जाए तो याद रखना क्या होता है। तो यहाँ पर होता है 4ab होता है। क्या होता है, 4ab होता है। और फिर उसके बाद अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आपको कहीं फार्मूला दिख जाए तो उसका क्या होता है। तो याद रखना कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो इसे याद रखना ए माइनस बी। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको हमेशा आने ही चाहिए, तो इनको नोट कर लो। फिर इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन पर देखेंगे और उनको अप्लाई करेंगे, कैसे प्रश्न आते हैं। पहले इनको नोट कर लो आप लोग। अब देखो, कुछ आपको आने चाहिए, कटने के नियम कुछ होते हैं वो आपको आने चाहिए। जैसे जैसे दो के कटने का नियम आपको पता ही होगा कि इकाई का अंक यदि 2 आ जाए, किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 2 आ जाए, क्या है ना, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, कोई भी सम संख्या आ जाए, और यदि इकाई के अंक में 0 आ जाए, तो वो संख्या जो होगी वो किससे भाज्य होगी, 2 से भाज्य होगी। किससे होगी, 2 से भाज्य होगी। तो 2 से कटने का नियम तो आप सभी को पता ही होगा। और 3 के कटने का नियम क्या होता है, तो 3 के कटने का नियम आपको पता होना चाहिए। 3 के कटने का नियम, कटने का नियम, तो 3 के कटने का नियम आपको पता होना चाहिए कि दी गई बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, दी गई बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग 3 या 3 का गुणज हो, 3 या 3 का गुणज हो, तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। तो 3 से भाज्य होगी। तो कहने का मतलब है कि कोई भी अगर संख्या है तो उसके अंकों का योग, चाहे जितनी बड़ी संख्या दे दे, जैसे अगर यहाँ पर मान लो 27 दिए हैं,
अब 27 दिए हैं तो आपसे कह दे ये 3 से क्या कट जाएगा, तो हमने कहा दी गई बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग, तो अगर हम इनके अंकों का योग करें तो 7 2 कितना होता है, 9 होता है। तो अंकों का योग 3 या 3 का गुणज हो, तो देखो 9 क्या 3 के टेबल में आता है, 3 तरफ का 9, इसका मतलब ये जो 27 है वो 3 से कट जाएगा। जैसे आपसे कुछ भी दे दे, यहाँ पर अगर दे दे 4 और 2, अब 432 है, अब इकाई का अंक तो आया सम, क्या ये 2 से कटेगा, लेकिन उसने कह रहा कि 3 से क्या ये कटेगा, तो 3 से कटने का नियम क्या होता है, दी गई बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग 3 या 3 का गुणज हो। हमने कहा 4 3 2 दिए हैं तो इनके अंकों का योग करेंगे, 4 3 7 7 2 9, इसका मतलब ये हम क्या करेंगे 4 + 3 + 2, तो यहाँ 4 3 7 2 9, तो इसका मतलब 3 के टेबल में 9 आता है कि नहीं आता है, 3 तरफ का 9, इसका मतलब 432 भी किससे गुणज होगा, 3 का गुणज होगा कि नहीं होगा। और 3 का जो कटने का नियम होता है वही 9 के कटने का नियम होता है, किसके, वही 9 के। अगर यहीं पर अगर यहाँ पर कहते हैं 9 के कटने का नियम क्या होता है, तो सेम यही होता है कि दी गई बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग 9 क्या होगा, 9, या आपसे कहते कि 9 या 9 का गुणज, कितने का गुणज, 9 का गुणज हो तो वह संख्या किससे भाज्य होगी, 9 से भाज्य होगी, किससे भाज्य होगी, 9 से भाज्य होगी। जैसे मैंने कहा 9 9 7 2, अब यहाँ पर दे दिया जाए है, यहाँ पर दे दिया जाए आपको 3, आपको दे दिया जाए 3 और यहाँ दे दिया जाए 6, आप कह दे इतनी बड़ी संख्या है, बताओ 9 का गुणज होगा कि नहीं होगा। तो हमने कहा कि अच्छा यहाँ पर देखा 9 9 9, अगर इनके अंकों का योग देखे तो 9 9 9 9 दून 18 9 त्रिक 27, 27 का अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग सब 9 ही होगा कि नहीं होगा। तो फिर 9 7 कितना होगा 16, 16 के अंकों का योग कितना होगा, 1 पर 6 तो 6 और 1 7, तो 7 2 9, फिर 9 3 कितना होता है, 9 3 12, 12 मतलब 1 पर 2 1 पर 2 12, तो इसका मतलब 3, तो 6 3 9, देखो 9 आया कि नहीं आया, इसका मतलब ये 9 का गुणज होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब जो आपका 3 के कटने का नियम होता है वही आपका 9 के कटने का नियम होता है। फिर उसके बाद आप लोग देखना, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि 4 के कटने का नियम क्या होता है। तो जितना बेसिक आपका है आप बस वीडियो में बने रहिए, और अगर यहाँ से शुरू से आखिरी तक अगर आप देख लोगे तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो हमने कहा 4 के कटने का नियम क्या होता है, 4 के कटने का नियम, तो 4 के कटने का नियम क्या होता है, तो याद रखना कि दी गई बड़ी से बड़ी संख्या, दी गई बड़ी से बड़ी संख्या के इकाई के 2 अंक यदि 4 से भाज्य हैं तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी, 4 से भाज्य होगी। अगर आपसे 4 के कटने का नियम पूछे तो हमेशा याद रखना, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो यदि उसके इकाई के 2 अंक यदि 4 से भाज्य हैं तो वो 4 से कट जाएगी। तो जैसे आपसे हम ऐसे दे दें और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ऐसे इतनी बड़ी संख्या दे दूं और आपसे मैं कहूँ बताओ 4 से ये पूर्ण रूप से भाज्य है कि नहीं है, तो आप सिर्फ दी गई बड़ी से बड़ी संख्या के इकाई के 2 अंक देखोगे। तो इकाई के 2 अंक देखा तो कितना है 32, तो 32 को देखो सिर्फ क्या 4 से कट जाएगा, तो 4 से काटोगे तो 4 32 होता है कि नहीं होता है, इसका मतलब ये पूर्ण रूप से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। ठीक, तो आप यहीं पर अगर 4 के बजाय 8 के कटने का नियम दे देता, तो 8 के कटने का नियम अगर दे देता तो क्या करते हैं, तो 8 के कटने का नियम अगर आ जाए तो सिर्फ आपको सिर्फ इतना बदलना है, जहां इकाई के 2 अंक है वहां इकाई के 3 अंक लेना है। कितने अंक लेना है, 3 अंक। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि दी गई बड़ी से बड़ी संख्या के इकाई के, यहाँ पर क्या हो जाएगा इकाई के 3 अंक,
कितने अंक? इकाई के 3 अंक यदि 8 से भाज्य है, कितने से भाज्य है? 8 से भाज्य है, तो वो संख्या कितने से भाज्य हो जाएगी? वो संख्या 8 से भाज्य हो जाएगी। ये 8 के कटने का नियम होता है। ठीक, फिर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो होता है 5 के कटने का नियम। तो 5 के कटने का नियम सभी को पता होता है कि यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक में 5 मिल जाए या 0 मिल जाए, किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 5 या 0 मिल जाए, तो वो संख्या 5 से पूर्णतः भाज्य होगी। तो वो संख्या 5 से पूर्णतः भाज्य होगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक लास्ट पॉइंट देखेंगे 11 के कटने का नियम। काहे का? 11 के कटने का नियम देखेंगे। तो 11 के कटने का नियम क्या होता है? तो यहां पर लिखेंगे 11 के कटने का नियम या 11 से कटने का नियम, 11 से कटने का नियम, या 11 से कहीं कहीं आपको लिखा होगा 11 से भाज्य, या 11 के विभाज्यता का नियम, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक, तो 11 से कटने का नियम क्या होता है? तो यहाँ पर आप लोग याद रखना कि 11 के कटने का नियम होता है कि दी गई बड़ी से बड़ी संख्या, दी गई बड़ी से बड़ी संख्या, दी गई बड़ी से बड़ी संख्या के सम तथा विषम संख्याओं के योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज हो, 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। अब हमने कहा कि दी गई बड़ी से बड़ी संख्या के सम तथा विषम, ये देखो एक पॉइंट मिला, सम तथा विषम संख्याओं के अंकों के योग का, संख्याओं के अंकों का योग लिख सकते हो, संख्याओं के अंकों का योग, अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या किससे भाज्य होगी? 11 से। अब आया यहाँ पर सम और विषम। तो वहां यहाँ पर ये नहीं समझना है कि सम मतलब जो 2 से कट जाए, विषम जो 2 से न कटे, ये कुछ नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर कह दे 1331, अब ये संख्या दे दिया, आप कहेगा कि बताओ ये 11 से भाज्य है कि नहीं है? तो इसे भाज्य देखने के लिए हम क्या करते हैं? तो ये जो पहला इकाई की तरफ होता है उसे हम सम कहते हैं, और जो दूसरा होता है उसे हम विषम कहते हैं। फिर इसे हम सम कहेंगे, फिर हम इसे विषम कहेंगे। तो अगर हम सम और सम को जोड़ दें तो यहाँ पर क्या होगा? 1 और 4 कितने? 1 और 1 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसी प्रकार विषम जोड़ेंगे 3 + 1 होगा कि नहीं होगा? अब उनके अंकों का योग का अंतर कर देंगे। तो योग का अंतर जैसे ही करेंगे तो हम देखेंगे 3 और 1 कितना होता है? 4 होता है। 4 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो इसका मतलब ये 1331 क्या होगा? ये पूर्ण रूप से भाज्य होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर दे दिया जाए 14,641, तो ये पूछेगा कि अच्छा बताओ ये है कि नहीं है? तो हमने कहा ये आपका क्या है? ये सम है, विषम है, सम है, विषम है, ये सम है। तो हमने कहा सम को जोड़ दो। तो यहाँ पर 1 6 1, तो यहाँ 6 1 7 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 7 और 1 8 हो जाएगा। फिर 4 और 4 कितना होगा? 8, 8 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। इसका मतलब ये भी 11 से क्या होगा? भाज्य होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो ये इतने नियम थे और इतने फार्मूले थे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और बाद में हम नेक्स्ट डे से अब इन पर प्रश्न कैसे बनते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा और बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं इन फार्मूलों से, और हम इन फार्मूलों का बिना भी प्रयोग करके हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बेसिक से देखिए, और आपको चाहे जितने कमजोर हो आपको अपने दिल से निकाल देना कि अब हम मैथ में इतने कमजोर हैं, और इस वीडियो के बाद आप अपने को कमजोर नहीं समझोगे। तो
तो यही यहीं तक हम अपनी वीडियो रोकते हैं और इस वीडियो को देखिए। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसको देखिए, बाद में इसे देखिए और रोजाना इसी तरह बने रहिए। और वीडियो डालने में कुछ लेट हो ही जाता है और आप लोग रोजाना नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाता है, तो आप लोग देख लिया करिए। शाम के पहले तो हम डाल ही देंगे, तो आप लोग देखते रहिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों को बताएं और शेयर जरूर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। और उसके बाद जब जब हमारा है, क्योंकि आप जानते हो कि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही जो चैनल होता है वो मोनेटाइज होता है, हम लाइव आ सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसे भेजें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हम लाइव आ सकें और लाइव आने के बाद एक आपको टाइम टेबल से पढ़ा सके, और उसके बाद मैं आपको वो ऐसे मैं मैथ ब्लॉगर पराकाश तिवारी आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जितने भी छात्र छात्राएं हैं, तो नंबर सिस्टम का मेरा टॉपिक चल रहा था, तो वो बेसिक ही चल रहा है। आज हम कुछ देखेंगे कि उसमें क्या क्या फार्मूले होते हैं, और उन फार्मूलों के बाद फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज थोड़ा छोटा सा वीडियो रहेगा, जो आप इनमें देखेंगे कि कौन कौन से फार्मूले अभी भी बन सकते हैं और उन फार्मूलों से क्वेश्चन भी आते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नंबर सिस्टम के बारे में आपने कल जो पढ़ा है, अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो क्लास 1 पर जाइए और क्लास 1 देख लीजिए नंबर सिस्टम का, फिर आगे इस वाली वीडियो को देखें, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी भी करते होंगे। तो जितने भी आर्मी भाई की तैयारी कर रहे हैं, तो आर्मी तो आज जो सभी लोगों का सपना है, वो तो आप लोग देख ही रहे हो कि एग्जाम ना होने की वजह से, डेट ना आने की वजह से आप लोग कितने हतोत्साहित हो। लेकिन हतोत्साहित मत होना, तो आज नहीं तो कल तो एग्जाम होना ही है, तो अपना तैयारी इसी तरह करते रहिए। तो एक छोटा सा है जो आप लोगों को सुनना है, और उसके बाद हम अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि मंजिल सामने है, चलना पड़ेगा आपको ही। मंजिल सामने है, चलना पड़ना मंजिल सामने है, चलना पड़ेगा आपको ही। कोई ना आएगा तुम्हारे सामने, न रुकना है न थकना है। जब तक मंजिल न मिल जाए तब तक चलना पड़ेगा ही आपको ही।